welcome to the Veterinary Public Health and Epidemiology. Now I am going to start the epidemiology lecture second. The first lecture I have completed. So today we are going to start the approaches in epidemiology. Lecture second. Approaches in epidemiology. Approaches in epidemiology or epidemiological studies. We can also say epidemiological studies. Epidemiological studies. So basically there are four types of epidemiological studies. The first one is descriptive epidemiology. Second one is analytical epidemiology. Third one is experimental epidemiology, and fourth one is theoretical epidemiology. So first I will explain in very brief. फर्स्ट वन है हमारा डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी. अगर हम किसी भी डिजीज़ की बात करते हैं तो अगर हम डिजीज़ के बारे में एक बेसिक डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इस डिजीज़ के होने के पीछे ये रीज़न हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इस पर हम किस चीज़ से डील करेंगे, आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आपका हम डील करेंगे कि किस जगह पर हुई है, क्या टाइम है, जस्ट रिकॉर्डिंग द टाइम, प्लेस, मैनेजमेंट, recording and observation of the factors or the data. Then analytical, here it is, we can also say hypothesis formulation, and here hypothesis testing. एनालिटिकल में जितनी भी हमने यहाँ हाइपोथेसिस बनाई है उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग. टेस्ट कैसे करेंगे, कुछ सुटेबल स्टैटिस्टिकल या फिर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे. थर्ड वन इज द एक्सपेरिमेंटल, मीन्स कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करके, इसे हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस कन्फर्मेशन. कंफर्म करेंगे हम हाइपोथेसिस को, इसमें डिफरेंट एनिमल का यूज करके. फॉर एग्जांपल आरसीटी है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, फील्ड ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल है, वैक्सीन का ट्रायल है, एग्जांपल ड्रग का ट्रायल है. उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी हाइपोथेसिस को कंफर्म करेंगे जो हमने यहाँ सेट करके रखी है. फोर्थ वन इज थियोरेटिकल एपिडेमियोलॉजी. इट्स नथिंग, जस्ट इन तीनों का जितना भी कंक्लूजन होगा उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में रिप्रेजेंट करना. एक जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ टेस्ट लगते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगता है. उसके बाद जो एंड में जो मॉडल बनकर आता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस डिजीज को बहुत ही आसान तरीके से एक मॉडल के वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो आएगा आपका थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी में. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज बाय यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल. सो द फर्स्ट वन, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे. इट इज फर्स्ट स्टेप. ये है आपका फर्स्ट स्टेप. डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी इज द फर्स्ट स्टेप. एंड हियर वी कैन से involve recording and observing डिजीज को रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व करना, एंड डिजीज एंड पॉसिबल कॉजल फैक्टर जो हमें लगता है कि इसके डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आपके हो सकते हैं. सो इन टर्म ऑफ
प्लेस है, टाइम है, मैनेजमेंट है आपका, मैनेजमेंट, इन सब के बेस पे दिस इज द बेस ऑफ एनी hypothesis formulation. Base of any type of investigation. किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए ये आपका क्या करेगा, एज अ बेस वर्क करेगा. सेकेंड आता है आपका एनालिटिकल. एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन यूजिंग, ये जितने भी सारे ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड करे हैं इनका क्या करना है, एनालिसिस. Here analysis of the observations by using suitable diagnostic and statistical test. सो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी के अंदर कुछ टेस्ट होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट होता है या फिर क्रॉस सेक्शनल या फिर इकोलॉजिकल. ये कुछ मेथड्स हैं. जैसे लॉन्गिट्यूडनल में आपका आता है कोहॉर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज, और इसमें आपका इसको फर्दर कह सकते हैं कि सुटेबल डायग्नोस्टिक और स्टैटिस्टिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कुछ लॉन्गिट्यूडनल टेस्ट आ जाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल, देन क्रॉस सेक्शनल, देन इकोलॉजिकल, then longitudinal will include cohort, case control and cohort basically and case control, cohort and case control. एनालिटिकल में यहां भी लिख सकते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू लॉन्गिट्यूडनल, देन क्रॉस सेक्शनल, थर्ड वन इज इकोलॉजिकल. लॉन्गिट्यूडनल will include cohort and case control. So experimental, what is experimental? इसके एग्जाम्पल में आपकी क्या आएंगे, RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसको हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल. जनरली हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल, इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ वेरियस फैक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज एंड कॉजल फैक्टर. तो हमें क्या करना होता है, अपने जितना भी आपका यहाँ पर जितनी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है एनिमल्स पे. इसको आप बोल सकते हैं कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दी थ्योरी. कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, हियर conduct experiment to prove the theory. The last one is the mathematical, sorry it is theoretical. Theoretical is just, so first है आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, हम इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे. ये जस्ट क्या है, इसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन होता है. इसमें जस्ट हमने क्या करना है, डिजीज कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना है. देन इसके बाद जो है आपका एनालिटिकल, इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के जो ये आपकी स्टडीज है, कोहॉर्ट है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल, इकोलॉजिकल, डिफरेंट टाइप के टेस्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की. जो थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल, इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर्स को अलग अलग एनिमल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये जानने के लिए कि डिजीज और उस फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन है, वेदर दे आर एसोसिएटेड विद, पॉजिटिवली एसोसिएटेड, नेगेटिवली एसोसिएटेड और व्हाटएवर. लास्ट थ्योरेटिकल इज,
इसको लिखने के लिए जगह नहीं है तो मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ पहले। Theoretical epidemiology is representation of disease by using suitable mathematical models. So means we are trying to stimulate natural pattern of the disease So basically आपके 4 टाइप की इन्वेस्टिगेशन है किसी भी डिजीज को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके अलावा भी डिजीज इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, और क्वांटिटेटिव हो सकती है जैसे कि मैथमेटिकल मॉडल यूज करके, सर्वे यूज कर सकते हैं, सर्विलेंस मॉनिटरिंग। So the investigation may be qualitative, इसमें हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज को पता कर सकते हैं। देन इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इसमें क्या कर सकते हैं हम, मॉनिटरिंग के जरिए कितना मिल्क यील्ड है फार्म का वो पता कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, मैथमेटिकल मॉडल यूज कर सकते हैं। ये सब किसमें आएंगे आपके, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन। सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से। These 4 type of the studies are very very important. So we'll start descriptive epidemiology. Descriptive epidemiology. तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं किसी डिजीज को टाइम के बेस पे, टाइम दैट इज टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस मीन्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां टाइम की बात करें तो अकरेंस ऑफ अ डिजीज in term of time. Here occurrence of a disease in term of the space, so अगर हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो इट विल बी शॉर्ट टर्म, सीजनल और पीरियोडिक। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म। जो डिजीज हो सकती है आपकी वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, सीजनल या फिर पीरियोडिक हो सकती है। कुछ डिजीज होती है जो स्पेसिफिक सीजन में होती है या फिर किसी स्पेसिफिक पीरियड में होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देन लॉन्ग टर्म मीन्स कुछ डिजीज होती है जो लंबे टाइम के लिए क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले की पोलियो वायरस है, कम्युनिकेबल डिजीज पहले बहुत होती थी, लेकिन आजकल क्या होती है, आजकल नॉन कम्युनिकेबल बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। सो इफ यू टॉक अबाउट द स्पेस के केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है इसका स्पोरेडिक।
जो डिजीज बहुत रेयर होती है, कहीं कहीं होती है, देन एंडेमिक, देन एपिडेमिक, लास्ट वन इज पेंडेमिक. So here sporadic means a scattered or haphazard pattern of disease. Pattern of disease. This is इसको बोलते हैं आप जीरो स्पेस प्लस जीरो टाइम. तो स्पोरेडिक डिजीज क्या होती है? जो डिजीज बहुत रेयर होती है और कभी कभी होती है. फॉर एग्जांपल एक्टिनोबैसिलोसिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है. जीरो स्पेस और जीरो टाइम से मतलब है कि इनका स्पेस भी कंफर्म नहीं है कि कब होंगे और इनका टाइम भी कंफर्म नहीं है कि ये कब होंगी. सो बेसिकली ये आपकी इंट्रोड्यूस होती है आउटसाइड से, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड, मोस्टली उस एरिया में बहुत कम पाई जाती है. Then endemic, second one is endemic. Endemic is constant presence of a disease. Constant presence of disease in a population. So इसमें क्या होगा? डिजीज आपकी कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में. वन स्पेस प्लस जीरो टाइम, बट टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जो होस्ट है और एजेंट है, इसका रिलेशनशिप जो होता है वो स्टेबल होता है. रिलेशनशिप विल बी स्टेबल. ऑब्वियसली जब होस्ट और एजेंट लगातार वहां पे प्रेजेंट रहेंगे तो ही वो डिजीज उस एरिया में क्या होगी? मेंटेन रहेगी. सो यहाँ स्पोरेडिक का एग्जांपल है आपका एक्टिनोबैसिलोसिस. एंडेमिक में आपका एग्जांपल आ जाएगा एंथ्रेक्स, जो मानसून के टाइम पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है आंध्र के एरिया में. एपिडेमिक मींस द डिजीज मोर देन द एक्सपेक्टेड लेवल. डिजीज मोर देन द एक्सपेक्टेड लेवल. तो यहाँ पर आपका 1+1 स्पेस और टाइम दोनों ही फिक्स होगा. टाइम जैसे कोविड आपकी नई नई आ रही थी तो उसमें टाइम भी पता था और स्पेस भी पता था. देन पेंडेमिक इज वर्ल्ड वाइड अकरेंस ऑफ डिजीज. वर्ल्ड वाइड अकरेंस ऑफ डिजीज. फॉर एग्जाम्पल COVID-19 और FMD. Then next we'll start the short term, seasonal, periodic, long term disease. Here अगर हम इसको एंडेमिक के जो टाइप है, एंडेमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप. दैट इज एंडेमिक के जो फर्दर टाइप्स हैं आपके, द फर्स्ट वन इज होलो एंडेमिक. होलो एंडेमिक मीन्स आपकी 100% पॉपुलेशन इफेक्ट होती है. मोस्टली चिल्ड्रंस. Second one will be the hyperendemic. More than the 75%. Here it is more than 75% इसमें इन्वॉल्व रहती है. Then third one is mesoendemic. 50% पॉपुलेशन आपकी इसमें इफेक्टेड होगी. फोर्थ इज हाइपोएंडेमिक. लेस देन 25% पॉपुलेशन इसमें इफेक्ट होती है. सो कोई भी अगर डिजीज है, डिजीज को किसी स्टेबल स्टेट में रहने के लिए, किसी पॉपुलेशन में मेंटेन रहने के लिए क्या करना होता है? ये जो RO वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 1 के इक्वल. यहाँ पे मैंने बताया कि जो होस्ट और एजेंट का रिलेशनशिप है इसको मेंटेन रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 के बराबर.
अब सेकेंड थिंग की रिप्रोडक्टिव वैल्यू क्या होती है। तो रिप्रोडक्टिव वैल्यू क्या होती है, रिप्रोडक्शन से क्या मतलब आपका रिप्रोड्यूस करना। ओके, यहाँ पे ये है आपकी रिप्रोडक्टिव वैल्यू। और ये है आपकी ससेप्टेबल पॉपुलेशन की बात हो रही है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन। सो आरओ के बारे में हम बात करेंगे। सपोज दिस इज 1 पर्सन इन्फेक्टेड। अब इस एक पर्सन से कितने लोगों को ये डिजीज स्प्रेड करेगा। सपोज इसने 4 लोगों को कर दिया, 1 1 1 1 1। तो एक पर्सन ने क्या किया, डिजीज को रिप्रोड्यूस किया, दोबारा से प्रोड्यूस किया 4 लोगों में। दैट इज द रिप्रोडक्टिव वैल्यू ऑफ द डिजीज। तो ये आपकी अगर 1 के इक्वल है तो ये डिजीज आपकी पॉपुलेशन में मेंटेन रहेगी। बट इफ इट इज मोर देन 1, अगर ये क्या है आपकी मोर देन 1 है तो क्या होगा, ये डिजीज आपकी एंडेमिक नहीं रहेगी। देन वो मोर देन द एक्सपेक्टेशन लेवल मीन्स वो एपिडेमिक हो जाएगी। इफ इट इज लेस देन 1 मीन्स ये एंडेमिक भी नहीं है, ये इसकी सिचुएशन काफी कम है। देन नेक्स्ट, कभी भी जो एंडेमिक कर्व होगा आपका वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। द एंडेमिक कर्व विल कम लाइक दिस, क्यों, ये है आपके नंबर ऑफ केसेस और ये है आपका टाइम इन ईयर, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। तो ये कभी भी आपका एक ऐसी लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं मिलेगी आपको इन केस ऑफ एंडेमिक। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एजेंट और होस्ट है, एजेंट एंड होस्ट, इनमें हमेशा स्टेबिलिटी बने रहती है 1 के बराबर। तो ये हमेशा उस पॉपुलेशन में इस टाइप का कर्व आपका बनेगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एपिडेमिक विल कवर टाइप ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक मीन्स आउटब्रेक। अगर हम बात करें एपिडेमिक को लेमन टर्म में, आप क्या बोलते हैं, आउटब्रेक, इसको बोला जाता है आउटब्रेक। तो एपिडेमिक 3 टाइप का हो सकता है, यानी आउटब्रेक आपका 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन होगा वो होगा आपका पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। तो पॉइंट सोर्स एपिडेमिक या फिर सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक क्या है आपका, इसका जो एग्जांपल मींस ये जो आउटब्रेक हो रहा है उसका जो सोर्स है वो एक सिंगल कॉजेटिव एजेंट है, सिंगल चीज है, जैसे कि फूड है, आपका फूड है, कोई गैस है। एग्जाम्पल भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें जो गैस यूज हुई थी वो क्या था आपका, एक सिंगल एक्सपोजर था। और फूड पॉइजनिंग में स्टेफ ऑरियस हो सकता है। तो स्टेफ ऑरियस के उसमें क्या हो सकता है, वो सिंगल आपका क्या सिंगल कॉजेटिव एजेंट है। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके क्या चांसेस रहेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्प रेज एंड शार्प फॉल ऑफ डिजीज। जल्दी से वो केसेस बढ़ेंगे और जल्दी से कम हो जाएंगे, इस टाइप से। देन सेकेंड वन इज क्लस्टरिंग ऑफ केसेस मीन्स in narrow interval of time, clustering of cases in narrow interval of time. Third one, all cases will be
1 इंक्यूबेशन पीरियड, एक ही इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर होंगे सारे केसेस। क्यों? स्टेफ ऑरियस की जैसे मैंने बात करी 6 घंटे का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है, तो सारे जितने केसेस होंगे, जितने फॉल होंगे और रेस होंगे वो उसी पीरियड के दौरान होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है आपका फूड पॉइजनिंग, देन भोपाल गैस ट्रेजेडी, देन थर्ड वन मिजल है, चिकन पॉक्स है, कॉलेरा है, मिसल, चिकन पॉक्स, कॉलेरा, here I can write measles, chicken pox and cholera। ये सारे क्या हैं आपके पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। सेकंड क्या आता है आपका कॉमन सोर्स एपिडेमिक, और रिपीटेटिव एपिडेमिक। इसमें क्या है आपका कोई चीज आपको सोर्स कॉमन है, सपोज कोई एक विलेज है, वो पूरा का पूरा विलेज आपका जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल है, वो सिर्फ एक जो वेल है वो वेल सपोज करो कंटामिनेटेड है, द वाटर का जो वेल है वो कंटामिनेटेड है और पूरा गांव उस कंटामिनेटेड वेल से ही वाटर कंज्यूम कर रहा है। सो अलग अलग टाइम पे कंज्यूम कर रहा है, एक साथ नहीं, लेकिन सोर्स क्या है उनका कॉमन है। तो जो केसेस होंगे गांव में, जितने भी केसेस होंगे वो क्या होंगे अलग अलग टाइम पे होंगे। शार्प फॉल तो एक साथ हो सकता है, लेकिन डिक्रीज जो होगा उनका वो डिपेंड करेगा डिफरेंट थिंग्स पे, जैसे उनका इम्यून सिस्टम कितना वीक है, किस बैक्टीरिया ने उनको इन्फेक्ट किया। सोर्स कॉमन है, वाटर में तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इट इज कॉमन, रिपीटेटिव और कॉमन सोर्स एपिडेमिक। मीन्स शार्प फॉल तो होगा बट नो शार्प फॉल, sorry, sharp rays will be there but no sharp fall। यहाँ एक चीज है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी वेव नहीं आएगा, ये एक साथ आपका शार्प रेज हो रहा है, शार्प फॉल भी एक साथ होगा। बट हेयर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है रिपीटेड एपिडेमिक, चीज बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पहले एक इंडिविजुअल आया वो बीमार हुआ, थोड़ी देर में दूसरा आया वो बीमार हुआ, तो इसमें क्या होगा आपका सेकेंडरी वेव आएगा। सेकेंडरी वेव मीन्स इस तरीके से, ये फर्स्ट वेव देन सेकेंड वेव, थर्ड भी आ सकता है ये। तो हेयर नो सेकेंडरी वेव, इस केस में आपका कोई सेकेंडरी वेव नहीं होता है, नो सेकेंडरी वेव। बट इन केस हेयर सेकेंडरी वेव आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा कॉमन सोर्स एपिडेमिक का? इसका एग्जाम्पल होगा आपका कंटामिनेटेड वेल, हो सकता है आपका। देन वैक्सीन, नेशनली डिस्ट्रीब्यूटेड वैक्सीन मीन्स वैक्सीन का साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। सेकंड गोनोरिया आउटब्रेक। सो फर्स्ट था आपका सिंगल सोर्स एपिडेमिक और पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, सेकंड था आपका कॉमन सोर्स, थर्ड आपका आएगा प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। ये सारे क्या थे आपके एपिडेमिक के टाइप थे, दिस ऑल आर एपिडेमिक टाइप ऑफ एपिडेमिक। हियर राइट टाइप ऑफ एपिडेमिक थे। फर्स्ट वन इज सिंगल सोर्स, second one is common source, the third one is propagated, से क्या मतलब है, जो कि आपके किसी के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होंगी, पर्सन टू पर्सन के कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज, ऑर्थ्रोपोड की वजह से हो सकती है ये डिजीज,
देन इसमें क्या होता है आपका ग्रेजुअल रेज एंड ग्रेजुअल फॉल in the number of cases मीन्स आराम से केसेस आगे बढ़ेंगे और अपने टाइम से केसेस क्या होंगे आपके डिक्रीज होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो आप एग्जाम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगा, बट इस केस में आप सपोज इसका एग्जांपल में आप ले लो एचआईवी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये आपका क्या है, एचआईवी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो गया ये। लेकिन एक के कांटेक्ट में सपोज पहला इंसान आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ये अलग अलग टाइम पे आएंगे, यानी कि एक साथ नहीं हो रहे हैं सारे केसेस, अपने अपने इंक्यूबेशन टाइम की वजह से हो रहा है। पहले में जो इंक्यूबेशन टाइम होगा वो अलग होगा, बहुत महीने लगते हैं टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। जब वो सेकंड में जाएगा फिर आराम से ग्रो करेगा, थर्ड में जाएगा फिर आराम से ग्रो करेगा। सो ग्रेजुअल रेज एंड ग्रेजुअल फॉल इन द नंबर ऑफ केसेस। यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पे जो था शार्प रेज एंड शार्प फॉल, बट नो सेकेंडरी वेव इस टाइप से। बट यहाँ पे क्या था आपका, शार्प रेज एंड ग्रेजुअल फॉल, शार्प रेज बट ग्रेजुअल फॉल मीन सेकेंडरी वेव यहाँ पे देखने को मिली। पर यहाँ पे क्या आपका आराम से इस टाइप से। इसका एग्जांपल है आपका पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। एंड हियर द एग्जांपल्स, ये आपका डिपेंड करता है हर्ड इम्यूनिटी पे। अगर उस हर्ड की इम्यूनिटी बहुत बेटर है तो क्या होगा, तब भी ये डिजीज बहुत धीरे से ग्रो करेगी उस पूरे हर्ड में। सेकेंडरी अटैक रेट पर भी ये डिपेंड करती है। सेकेंडरी अटैक रेट मतलब कि एक पर्सन से वो एक पर्सन कितने दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, दैट इज एक केस से कितने सेकेंडरी केस आ सकते हैं, फर्स्ट प्राइमरी केस से कितने सेकेंडरी केस आ सकते हैं, इस पर भी ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल आपका टीबी, एचआईवी एंड डिफरेंट अदर डिजीज। सो एनिमल टू एनिमल भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज दी, अगर हम डिजीज पैटर्न की बात करें तो हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पोरेडिक डिजीज पढ़ी, एंडेमिक पढ़ी, देन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। सेकेंड हम डिजीज को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे इन टर्म ऑफ दी टाइम के टर्म में। इट इज शॉर्ट टर्म, सीजनल और पीरियोडिक। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो शॉर्ट टर्म डिजीज होती है आपकी, उनको हम बोलते हैं टिपिकल एपिडेमिक, मीन्स अटैक रेट भी इन्हें बोला जा सकता है, टिपिकल एपिडेमिक होते हैं। टिपिकल एपिडेमिक, अगर किसी एरिया में आपके 0 केसेस हैं और कुछ टाइम बाद अगर एक केस भी वहां पर देखने को मिलता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक अज्यूम करेंगे, एपिडेमिक अज्यूम किया जाएगा इसको। सो जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो क्या होनी चाहिए आपके, मोर देन दी मीन प्लस 2SD। ये जस्ट एक फॉर्मूला है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जो मीन है और उसमें कितना डेविएशन है, 2SD, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को मानकर हम चलेंगे। उसको क्या माना जाता है, नंबर ऑफ केसेस अगर इतने हो जाते हैं तो वो माना जाएगा आपका एपिडेमिक। सो सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म डिजीज में आपकी आ सकती है फूड बॉर्न डिजीज इसमें आ सकती है, जो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, या फिर जिसमें सडन क्या होती है, डेथ हो जाती है, इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। सीजनल या फिर पीरियोडिक, सीजनल वेरिएशन अकरेंस ऑफ डिजीज मींस ये
डिपेंड करती है आपकी वेक्टर पॉपुलेशन। मीन्स किसी एरिया में अगर मॉस्किटो की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सपोज मानसून प्री मानसून सीजन में जब वाटर पे ब्रीडिंग करने लगते हैं मॉस्किटो, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर क्या होगा कि मॉस्किटो से होने वाली जितनी भी आपकी डिजीज़ हैं उनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल डेंगी, सितंबर का जो मंथ होता है वो डेंगी सीजन के लिए बहुत सुटेबल माना जाता है, क्योंकि उस टाइम वेक्टर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। सीजनल डिजीज में आपका आता है वेक्टर पॉपुलेशन। सब इन्वायरमेंटल फैक्टर, देन चेंज इन दी हर्ड इम्यूनिटी, हार्ड इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है तो भी आपको क्या होती है, कुछ डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बात करें मीजल की, एग्जांपल मीजल्स, ये क्या होता है आपका अर्ली स्प्रिंग में ज्यादा देखने को मिलता है। देन जीआईटी ये समर्स में देखने को मिलता है। देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपका विंटर्स में देखने को मिलता है। सो ये आपकी क्या हो गई, सीजनल बीमारियां हो गई। देन सेकंड है आपका, इसको पीरियोडिक पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अकरेंस ऑफ डिजीज इन साइकिल्स, मींस अकरेंस ऑफ डिजीज इन साइकिल्स, मींस किसी उनकी एक साइकिल चलती है। जैसे मीजल्स आपका वो हर 2-3 साल में वापस आता है, मीजल्स आता है आपका एवरी 2 to 3 ईयर। देन फ्लू आता है आपका, इन्फ्लुएंजा एवरी 10 to 15 ईयर, इन्फ्लुएंजा एवरी 10 to 15 ईयर। देन नेक्स्ट रूबेला एवरी 6 to 9 ईयर, रूबेला 6 to 9 ईयर। So here the third one is the long term. Long term means change in the occurrence of disease over a long period of time. Means एक decade भी इसमें लग सकता है। Change in disease over a long period of time. It may be a decade. So जैसे आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये चेंज होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपकी चेंज होती है। सो इसमें है कम्युनिकेबल डिजीज, पहले कम्युनिकेबल डिजीज बहुत होती थी, आगे चेंज हो गई है नॉन कम्युनिकेबल में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। सो इनके एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल्स में बता सकते हैं। जैसे पहले आपके डिप्थेरिया बहुत होता था, पोलियो बहुत होता था। हेयर फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज टू नॉन कम्युनिकेबल, यहाँ है आपका पोलियो, डिप्थेरिया, पर्टूसिस। ये डिजीज पहले के टाइम पे क्या होती थी, बहुत होती थी। बट नाउ अब कौन सी डिजीज होने लग गई है, इधर डायबिटीज है, डायबिटीज, देन हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। Obesity is also a type of disease. So this is all about the descriptive epidemiology, description जिसमें हम करते हैं सारे factors का। So next we will study the analytical epidemiology. Analytical epidemiology will start in next lecture, analytical epidemiology.